अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद हसन। प्रोग्राम मेरा कराची के साथ। नाज़रीन, मेरा कराची प्रोग्राम में हम 4 सालों से आपको कराची की तमाम तारीखी इमारतों की हिस्ट्री बताते हुए आ रहे हैं। इस प्रोग्राम में हमने आपको बहुत सारे चर्चेज़, मंदिर, मसाजिद और इसके अलावा बहुत सारी हेरिटेज इमारतें जो हैं उनकी हिस्ट्री बताई। और आज भी कुछ हमारा प्रोग्राम बड़ा ही दिलचस्प है। नाज़रीन, आज हम जिस मसीही इमारत गाह के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, ये माजी के कैंप बाज़ार और आज के सदर में सेंट्रल ब्रुक्स मेमोरियल चर्च के नाम से पूरी आन बान शान के साथ मौजूद है, और जहां इबादत का सिलसिला 18वीं सदी से लेकर अब तक जारी और सारी है। अब जहां तक शहर कराची, जिसे माजी से लेके अब तक बेशुमार नामों से जो है वो पुकारा गया है, जब 1839 में बरतानवी अफवाज ने कब्ज़ा किया तो चर्चेज़ की बुनियाद रखी। इस सिलसिले में अगर इब्तदाई चर्चों का ताल्लुक है तो वो यकीनी तौर पर मनोड़ा में बनाए गए थे, और इस हवाले से लाइट हाउस के साथ सेंट पॉल चर्च बनाया गया था, जो कोई बड़ा चर्च तो नहीं था, मगर मसीही बरादरी ने सबसे पहले अपनी इबादत का आगाज़ इसी चर्च से किया था, जिसके बाद ज़रूरत के एतबार से यहाँ मज़ीद 3 चर्चेज़ बनाए गए। इस चर्च जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, इसे माजी में मेथोडिस्ट चर्च का नाम दिया गया था, जिसकी तामीर 1873 में हुई, जबकि उस वक्त इसे सेंट्रल ब्रुक्स मेमोरियल चर्च के नाम से जाना जाता था। नाज़रीन, मोबाइल मार्केट के एन सामने ये चर्च 1873 में सोल्जर के 56 रेजिमेंट के फ़ौजियों ने तामीर किया, और क्योंकि इसे जिस जगह तामीर किया गया था इसका पता 74 गार्डन है, लिहाजा इसे 74 गार्डन और सेंट्रल मेमोरियल ब्रुक्स चर्च दोनों ही नामों से जाना माना जाता है, क्योंकि इस वक्त सदर और इसके इतराफ़ के इलाकों में, जिसमें माजी के डिपो लाइन, लकी स्टार और सदर के इलाके में ज़्यादातर फ़ौजी ख़ानदान आबाद थे, जबकि मिशनरी स्कूल में इन अंग्रेज़ी फ़ौजियों के बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे, लिहाजा इन्हें इबादत की सहूलियत पहुँचाने के लिए इस चर्च में इबादत का सिलसिला शुरू हुआ। और क्योंकि ये प्रोटेस्ट फ़िरके का चर्च था, लिहाजा प्रोटेस्ट फ़िरके के लोग इसी चर्च में इबादत सर अंजाम देते थे, और इस चर्च के पहले पास्टर सार्जेंट थॉमस थे, जो ना सिर्फ इबादत करवाने का फरीज़ा सर अंजाम देते थे, बल्कि चर्च के अंदर बनाए गए कुछ बंगले, जहां आज सेंट एंड्रयू चर्च के पास्टर रहते हैं, यहाँ रिहाइश पजीर है और चर्च की देखभाल का फरीज़ा भी अंजाम देते हैं। इसके बाद इस चर्च में पास्टर के मनसब पर ऐसी शख्सियात ने खिदमात अंजाम दी जो कि मज़हब पर गिरफ्त रखने में अपना सानी नहीं रखती, और इन्हें दुनिया भर में जाना माना जाता है। सेंट्रल ब्रुक्स चर्च की कदीम इमारत, जो कि आज हेरिटेज में शामिल है, 18वीं सदी में कायम होने के बावजूद इंतहाई शान व शौकत और मजबूती के साथ मौजूद है। इस इमारत में ना सिर्फ पास्टर के लिए रिहाइशगाह मौजूद है, बल्कि यहाँ एक कदीम इंस्टीट्यूट हॉल भी मौजूद है, जहाँ छोटे छोटे बच्चों को मजहबी तालीम दी जाती है, जबकि चर्च की इमारत इंतहाई कदीम हो जाने के बावजूद आज भी बगैर किसी तब्दीली के इस दीदाज़ेब हालत में ये इमारत मौजूद है, और 18वीं सदी के कारीगरों की मेहनत, लगन और हिम्मत की दास्तान बयान करती हुई नज़र आती है। गो कि 18वीं और 19वीं सदी में शहर कराची में बनाए जाने वाले चर्चेस, जो कि आज भी उम्दा इमारत और तामीरात का आला मिसाल रखते हैं, इन चर्चेस में ब्रुक्स चर्च भी शामिल है, जिसकी ना सिर्फ कदीम इमारत दिलकश मंजर पेश करती हुई नज़र आती है, बल्कि इसे उस वक्त की तामीर होने वाली तमाम चर्चेस पर एक खसूसी फ़ौक़ियत हासिल है, जिसके तहत यहाँ सिर्फ खपरेल से बने हुए छतों के अलावा कोई तब्दीली नहीं की गई,
और ना ही इसकी कुशादा हॉल जहां 150 से 200 लोगों को बैठने की गुंजाइश है। महज रंगो रोगन और थोड़ी बहुत मरम्मत के इसके अलावा वहाँ कभी उसको तब्दील करने की या मरम्मत की ज़रूरत नहीं पड़ी और आज भी मुकम्मल तौर पर ये इमारत नई हालत में लोगों को दावत नज़ारा दे रही है। तो नाज़रीन, ये थी इस इमारत की हिस्ट्री। मज़ीद इसकी हिस्ट्री बताएंगे और साथ में इस इमारत का अंदर से चल के आपको स्ट्रक्चर दिखाएंगे कि अंदर से ये चर्च कितना खूबसूरत है और इस चर्च की और क्या क्या ख़ास बात है। वो सारे राज, वो सारी हिस्ट्री इस प्रोग्राम में खुलेगी, लेकिन प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का। हमारे साथ रहेगा। डोंट यू गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ गए और आज के प्रोग्राम में हम आपको बता रहे हैं सेंट्रल ब्रुक्स चर्च की सारी हिस्ट्री और आपको चल के दिखाते हैं ये चर्च जो है अंदर से कितना खूबसूरत बना है। आइए हमारे साथ। अच्छा नाज़रीन, ये चर्च है जिसका नाम है ब्रुक्स मेमोरियल चर्च और इसकी हिस्ट्री भी आपको बताएंगे। चर्च की आप अगर बाहर से एलिवेशन देखें तो माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत इसकी एलिवेशन है और साथ ही साथ इसके ऊपर आप देखें जो इसकी विंडोज़ हैं, जो इसकी ग्लासेस लगे हुए हैं, स्टेन ग्लासेस लगे हुए हैं, बड़ी निफासत के साथ लगे हैं और इसकी कंस्ट्रक्शंस जो है वो बड़ी ही खूबसूरत है। इसके हवाले से हिस्ट्री आपको मैं बताता चलूँ कि ये चर्च जो है 1875 में जो है वो इसकी बुनियाद रखी गई और इसकी बुनियाद जो है वो अमेरिका के जो मिनिस्टर थे फ्रैंक एम्ब्रोज गुडमैन, इन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी और उसके बाद से इसकी जो है तामीरात का आगाज़ हुआ, ये तामीर हुआ और जब से लेके 18वीं सदी से लेके अब तक इस चर्च में जो है वो इबादत होती हैं और 6 बजे जो है शाम में इस चर्च में इबादत होती है। और दूसरी चीज़ आपको बताऊं कि इस जगह पर जहाँ मैं मौजूद हूँ इसमें 3 बिल्डिंग्स हैं। एक तो ये जो है ये मेन चर्च है। चर्च के अंदर भी आपको लेके जाएंगे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा लिखा, जब तो खुदा के घर को जाता है तो संजीदगी से कदम रख। तो इनका मानना ये है कि चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो या चर्च हो, जब तू खुदा के घर जाता है तो अपने दिल के अंदर अपना ईमान मजबूत करके संजीदगी के साथ अपनी इबादत को मुकम्मल कर। बिल्डिंग की मैं जहाँ तक आपसे बात करता था, यहाँ पे 3 बिल्डिंग्स हैं। एक तो ये चर्च है, इसी के साथ मेरे लेफ़्ट हैंड पे आगे की तरफ एक और जो है वो बेंगलो है जहाँ पे पादरी जो है, रेवलेंट जिन्हें कहा जाता है, वो यहाँ पर रहते हैं। ये आपको अगर दिखाएं हम, ये पीछे जो आपको येलो कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है, बेसिकली बिल्डिंग तो नहीं कहूँगा, बेंगलो कहूँगा। ये बेंगलो जो है ये जो है वो है जहाँ पादरी जो है वो यहाँ रहते हैं। इसी के साथ एक और यहाँ पे इमारत है जो बेसिकली इंस्टीट्यूट कह लें आप, दर्सगाह कह लें, वहाँ पे बच्चों को जो है वो तालीम दी जाती है, दर्स दिया जाता है। तो ये बेसिकली 3 यहाँ पे इमारतें हैं। अंदर से आपको चल के दिखाते हैं कि अंदर से ये चर्च जो है जितना बाहर से खूबसूरत है, क्या वाकई अंदर से भी इतना ही खूबसूरत है। तो आइए हमारे साथ। अच्छा नाज़रीन, ये जो है वो चर्च का अंदरूनी हिस्सा है और आपको दिखाते हैं कि ये चर्च जो है वो कितना खूबसूरत बना है। आइए हमारे साथ। इस चर्च का अंदरूनी हिस्सा है और आपको बताऊं कि यहाँ जितने भी फर्नीचर है ये सारा उसी 18वीं सदी का है और आज भी देखें इसी तरह यहाँ पे सही हालत में मौजूद है। ऐसे फर्नीचर को पॉलिश की ज़रूरत पड़ी है और पॉलिश वगैरह फर्नीचर पे करवाई गई है, लेकिन इसके अलावा ये जो फर्नीचर है वैसे का वैसा है। यहाँ पे 150 से 200 लोग इस नशिस्तों पे बैठ सकते हैं। इसके अलावा बताऊँ कि यहाँ की जो रूफ़ है वो सिर्फ तब्दील की गई है। पहले खपरेल हुआ करती थी, खपरेल की जगह अब इन्होंने जो है वो पक्की एक छत बना दी है। स्टेन ग्लासेस का अंदर काम हुआ है, बड़ा ही खूबसूरत। अगर आप यहाँ खिड़कियों पे देखें, तमाम ये जो इसके साथ मेरे लेफ़्ट हैंड पे तमाम खिड़कियाँ आपको नज़र आ रही हैं, बड़ी खूबसूरती के साथ। खिड़की जो है ये तकरीबन 6 फीट बाय 2 फीट की ये हर खिड़की है और उसके ऊपर जो है वो गोल आर्च में स्टेन ग्लास का काम किया गया है। चर्च में आप कभी भी आएँ, किसी भी चर्च जाएँ, हर चर्च में आपको स्टेन ग्लास नज़र आएंगे, बड़े ही खूबसूरत होते हैं स्टेन ग्लास।
इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो पोडियम वगैरह बनाया गया है वो भी उसी ज़माने का है। जो आगे आपको चेयर्स रखी हुई नज़र आ रही हैं, ये सब वही पुराने ज़माने की हैं, 18वीं सदी की हैं। सारा फर्नीचर, इनफैक्ट यहाँ के जो दरवाजे हैं वो भी उसी ज़माने के। यानी कि बताने का मकसद है बर्मा टीक की वो लकड़ी जो 18वीं सदी में यूज़ की गई थी और वो आज तक इसी तरह अपनी सही हालत में मौजूद है। सिर्फ़ और सिर्फ रंग रोगन की ज़रूरत पड़ी है, लेकिन इसके अलावा जो है ये सारी चीज़ें वैसी अपनी सही हालत में यहाँ मौजूद हैं। आइए हमारे साथ जो हैं इस चर्च के जो पादरी हैं, रेवलेंट हैं, उनसे बात करते हैं इस चर्च की हिस्ट्री के हवाले से और इस चर्च की खूबसूरती के हवाले से भी बात करेंगे। आइए हमारे साथ। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे इस चर्च के पादरी रेवलेंट शाहिद अनवर साहब से और इस चर्च की हिस्ट्री के हवाले से बात करेंगे। 18वीं सदी से लेके अब तक जो है 20वीं सदी तक क्या चेंजिंग आ चुकी हैं इस चर्च में और यहाँ पे इबादत के क्या औकात हैं। कैसे सर, आप ठीक हैं? सर मुझे ये बताइए कि इस चर्च में क्या तब्दीलियाँ आ चुकी हैं 18वीं सदी के बाद से लेके अब तक में, इबादत के क्या औकात हैं यहाँ पर? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले कि इस चर्च की जो संग बुनियाद है वो 1875 है और इसके जो पाइनियर्स है वो अमेरिकन मेथोडिस्ट फर्स्ट अमेरिकन मिशनरी थे जिनका नाम फ्रैंक एम्ब्रोस गुडमैन था, जिससे इसकी बुनियाद डाली। और ये बेसिकली आर्मी, ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर थे और उनके कैप्टन इस प्लाटून ने इसकी बुनियाद रखी। और ये तब से यहाँ पर इंग्लिश और उर्दू और बहुत सारे लैंग्वेज में यहाँ इबादत होती रही है। इसकी आप जब पूरी बनावट देखें तो ये बैरिक्स में बना हुआ है, पीछे बैरिक्स होती थी और मेन ये चर्च होता था। चर्च को बर्ड व्यू लेंगे तो ये क्रॉस होता है। बड़े कोई भी चर्च जिसको आप बर्ड व्यू लेंगे तो क्रॉस नज़र आएगा, जिसकी यहाँ ये साइड बड़ी और विंग्स इसके छोटे होते हैं। और विंग्स में एंगल शेप आप कहेंगे? नहीं जी, क्रॉस शेप कहते हैं इसे। और इसमें ये कि एक विंग में क्वायर बैठती है जो हमदोसना में हिम्स में लीड करते हैं। और इसकी सारी जो इसकी वुडन चीज़ें हैं वो बर्मा टीक की हैं। बेंचेस इसके ये आपके सामने लो ऑल्टर है जहाँ पर अनऑर्डेन जो ऑर्डेन नहीं, जो गॉन नहीं पहनते, वो यहाँ से दुआ करते हैं, प्रीच करते हैं। और जो प्रीस्ट होते हैं वो हाई पुलपिट से वहाँ से इसको। शाहिद साहब, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ये पुलपिट्स जैसा आपने बताया, ये इसका मकसद क्या है और इस को किस तरह बनावट इसकी जो है क्या मखसूस बनाया जाता है? ये बेसिकली ऑर्डेन, जो जैसे प्रीस्ट मैं हूँ, जो भी प्रीस्ट होता है जो गॉन पहनते हैं वो प्रॉपर यहाँ आके ऊपर से यहाँ से खिताब, जैसे आपके जुम्मे का खुतबा होता है या खिताब देते हैं। और ये ऑर्डेन लोगों के लिए होता है। अनऑर्डेन जो ना मैंने जैसे कहा, ये लो पुलपिट है वहाँ से बोलते हैं, और जो ऑर्डेन होते हैं यहाँ से बोलते हैं। हमारे एक खूबसूरत बात यह है कि हम लोग जो इस मेथोडिस्ट चर्च में हैं, यहाँ पर जो कन्फेशन है वो हम एक साथ मिलकर करते हैं। ये नहीं कि हम बॉक्सेस में जाके नहीं, बल्कि एक साथ करते हैं, क्योंकि इसकी बनावट ऐसी है। लेकिन ये कि हम हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। इसकी जो दीवार है वो एज़ यूजुअल कॉलोनियल पीरियड में बनी हुई है, जो गिजरी स्टोन यूज़ होता है, जिसको लोग कहते हैं सांस लेता है, तो हम उसी स्टोन के साथ ये दीवारें हैं। और इसी तरह जब बैरिक्स आप देखेंगे जो जगह बनी हुई हैं वो भी इसी गिजरी स्टोन की बनी हुई है। अच्छा, मुझे इसके बारे में बताइए, जो सामने ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ड्रम्स हैं, माइक्स हैं, तो ये सारा जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे म्यूज़िक्स वगैरह प्ले किया जाता है, इबादत की जाती है यहाँ से? जी, ये हमारा वर्शिप का मेन हिस्सा होता है, हमारी इबादत का मेन हिस्सा होता है, जिसमें हिम्स गाए जाते हैं। और मतलब ये हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे आपके यहाँ कव्वाली गाई जाती हैं, तो उसमें अब तो म्यूज़िक आगे ज़्यादा आ चुकी है, नात पढ़ी जाती हैं, हम्स की जाती हैं, तो अब उसको जिद्दत आ चुकी है। लेकिन ये एज ए स्टाइल वो है जो आज से 18 साल में जो हिम्स बजाए जाते थे उसी तरह नए आए हैं, लेकिन उनको पुरानों को भी गाया जाता है। अच्छा, हमने बहुत सारे चर्चेज़ में देखा है कि एक ये इस तरह की ये ग्रिल कह लें, ये बनी होती है वुड की, इसके पीछे जैसे ये पोडियम होता है, या ये पोडियम ही कहलाया जाएगा, ये क्या कहते हैं इसे? बेटे, ये भी यहाँ से अनाउंस की जाती हैं चीज़ें कि हम इबादत की इस तरतीब को करें। और यहाँ पर से इस एरिया को जो सिर्फ प्रीस्ट यूज़ करते हैं, लेमेंस इसको यूज़ नहीं करते हैं। और ये बेसिकली होली कम्युनियन के लिए ये चीज़ इस्तेमाल की जाती है। जैसे ये आप देख रहे हैं टेबल लगा हुआ है, इसमें होली कम्युनियन यूज़ की जाती है। और ये इसका एक ख़ास, और यहाँ लोग लेने के लिए आते हैं, घुटने टेक कर लेते हैं। और ये जो पीछे कुर्सियाँ रखी हैं, ये यहाँ पे कौन बैठते हैं? प्रीस्ट बैठते हैं, और बिशप होंगे तो बिशप आके बैठेंगे। ठीक है।
नाइस टू मीट यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन, ये जो मैं है आपको नज़र आ रही है मेरे पीछे ये बिल्डिंग, ये अब जो है वो एक स्कूल है जहाँ पे छोटे बच्चों को एवरी संडे जो है यहाँ पे तालीमात दी जाती है, दीनी तालीमात, उस हवाले से ये बनाया है। पहले जो है ये बैरक्स थी, यहाँ पे सोल्जर्स जो थे वो आके यहाँ रहते थे, खाना पकाना हो या जो भी हो, इस टाइप की कुकिंग वगैरह इस टाइप की चीज़ें यहाँ मौजूद थी, वो सब काम करते थे, यहाँ स्टे भी करते थे, बंक बेड्स थे यहाँ पे। तो पहले बेसिकली सोल्जर्स रहते थे, अब जो है इसको चेंज कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो है ये एवरी संडे यहाँ पे तालीमात दी जाती है दीनी, और एवरी संडे छोटे बच्चों को। तो ये एक अलग एक स्कूल कह लें, स्कूल की तरफ इसको यूज़ किया जा रहा है। आगे जो है मेरी इस तरफ, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहाँ पे एक बंगला भी है जहाँ पे जो इस चर्च के पादरी हैं वो रहते हैं। और इसी के साथ नाज़रीन यहाँ पे प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा, स्टे ट्यून, वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ गए और आज के प्रोग्राम में हम आपको बता रहे हैं ब्रुक्स मेमोरियल चर्च की सारी हिस्ट्री। और हमने अभी आपको यहाँ के पादरी जो थे उनसे भी बात की, चर्च की हिस्ट्री के हवाले से आया, अंदर से चर्च भी आपको दिखाया कितना खूबसूरत और बिल्कुल नफासत तरीके से जो है यहाँ पे काम हुआ हुआ था। स्टेन ग्लासेस का, स्पेशली जो वुड थी बर्मा टीक की, उसको बड़ी खूबसूरत अंदाज में इन्होंने साफ़ सुथरा करके पॉलिश करके रखा हुआ था। फर्नीचर सारा वही 18वीं सदी वाला आज भी यूज़ हो रहा है यहाँ पर। बताने का मकसद ये है कि उस ज़माने में जो चीज़ें यूज़ होती थी वो इतनी पायदार थी कि वो आज तक इसी तरह चलती आ रही हैं। इस चर्च के हवाले से, हिस्ट्री के हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे प्रोग्राम के मुख्तार अहमद भाई जी रिसर्चर हैं। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार भाई जी, कैसे हैं आप? भाई जी, आज हमने इस चर्च की हिस्ट्री के ऊपर काम किया, हिस्ट्री बताई है हमारी आवाम को। हमारी कोशिश होती है हर प्रोग्राम में किसी न किसी ऐसी तारीखी इमारत की सही हिस्ट्री से आगाह किया जाए। क्या कहेंगे, किस तरह देखते हैं इस चर्च की हिस्ट्री के हवाले से, और आया कितना पुराना ये चर्च है, और 18वीं सदी से लेके अब तक क्या क्या तब्दीली यहाँ आ चुकी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात ये करूँगा, जब 1729 में शहर का वजूद मनोड़ा से अमल में आया तो यहाँ हिंदुओं के मंदिर सबसे पहले तामीर किए गए, पहली इबादतगाह हिंदुओं की। उसके बाद मुसलमानों के मसाजिद भी तामीर हुई। लेकिन अंग्रेज़ों का या ईसाई बिरादरी, मसीह बिरादरी की इबादतगाहों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो इसका आगाज़ 1839 में जब अंग्रेज़ काबिज़ हुए सिंध के ऊपर, तो उसके बाद से इनकी इबादतगाहें बनने का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले मनोड़ा के इलाके में, क्योंकि हिसारबंद शहर था, किले के अंदर कैद था, उसके अंदर सेंट पॉल चर्च आज भी मौजूद है, लाइट हाउस के बराबर में। लाइट हाउस के बराबर में उस चर्च का वजूद में आया, और वहाँ जो है, क्योंकि वो छोटा चर्च था इसलिए हम चैपल चर्च कहेंगे, वहाँ इबादत हुई। लेकिन उसके बाद जैसे कि एक बड़े अंग्रेज़ मुसन्निफ अलेक्जेंडर जॉन एफ बेली हैं, उनका मानना ये है, उनका कहना ये है कि उन्होंने 1890 तक की हिस्ट्री बयान की कि मनोड़ा के इलाके में सेंट पॉल चर्च के अलावा 3 मज़ीद चर्चेस वजूद में आ चुके थे, 3 मज़ीद चर्चेस से। उसके बाद जब 1860 में दीवारें गिराई गई फसीले शहर को, तो फिर जो है कराची बाहर की तरफ निकला, और ये सदर या कैंप बाज़ार का इलाका जो फौजियों की छावनी बना, तो यहाँ मज़ीद चर्चेस की ज़रूरत पड़ी। और इस तरीके से 1845 में सेंट पैट्रिक चर्च बना। सेंट पैट्रिक चर्च भी पहले एक चैपल चर्च था, जिसे बाद में मज़ीद रेनोवेट करके उसे वसी किया गया, और उसके बाद एक बड़ा चर्च कहलाया। उसके बाद होली, जहाँ तक प्रोटेस्टेंट फ़िरक़े का ताल्लुक़ है, इनमें 2 फ़िरक़े हैं, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, और भी फ़िरक़े हैं। लेकिन कैथोलिक चर्च सेंट पैट्रिक बन गया, प्रोटेस्टेंट के पास कोई चर्च नहीं था, लिहाजा प्रोटेस्टेंट के हवाले से जो पहला चर्च बना उसको आप शूट कर चुके हैं। वो था पहला चर्च होली ट्रिनिटी चर्च, जो कि पहला लाइट हाउस भी था और जिससे जहाज़ों को सिग्नल्स दिए जाते थे। उसके बाद दीगर सेंट एंड्रयू चर्च, CMS चर्च, उसके अलावा ऐसे ही ब्रुक्स चर्च जो है 1873 में वजूद में आया। और ये चर्च क्योंकि इतराफ़ के इलाके में टोटल आबादी अंग्रेज़ फैमिलीज़ की थी और ज़्यादातर फ़ौजी आबाद थे, और क्योंकि शहर भर में ज़्यादातर चर्चेस
के वजूद में लाने के लिए जो है अंग्रेज फौजियों ने काम किया। लिहाजा इस चर्च को भी जो है 56 रेजिमेंट के लोगों ने बनाया। 40 रेजिमेंट के लोगों ने सिंध पर कब्जा किया और 56 रेजिमेंट के लोगों ने बाकायदा तौर पे इस जगह चर्च तामीर किया और उस वक्त से इबादत का सिलसिला जारी है। ये कदीम चर्च है, पत्थरों की कदीम इमारत है और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें कोई रेनोवेशन नहीं हुई। यहाँ तक कि यहाँ जो फर्नीचर हैं, उसके अलावा जो साउंड सिस्टम है, उसके अलावा जो मौसीकी के सामान है, वो आज भी वैसे के वैसे बिल्कुल सही बात की। अच्छा मुख्तार भाई, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि हमने और भी चर्चेज में शूट किया, इसके अलावा और जो हिस्टोरिकल इमारतें हैं वहाँ शूट किए, तो किस तरह देखते हैं आप कि यहाँ जितने भी चर्चेज हैं कराची के अंदर, उनको बड़ी खूबसूरती के साथ साफ़ सुथरा करके रखा हुआ है, कहीं से कोई टूट फूट नज़र नहीं आती। लेकिन इसके अलावा जो हमारी दूसरी हेरिटेज हैं, जैसे फेयर हॉल हो गया, या इसके अलावा और बहुत सारी इमारतें हैं, KMC, दीगर इस टाइप की इमारतें जो अक्सर खस्ता हाली का शिकार हैं, आपका एम्प्रेस मार्केट हो गई या ली मार्केट हो गई, तो हुकूमत की उस तरफ तवज्जो क्यों नहीं है? खाली चर्चेज ही को सही अच्छा बनाना है, जो और इमारतें हैं और जगह हैं, क्या उस पर कोई हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है? मैं ये कहूँगा कि इस हवाले से बाकायदा तौर पर महकमा आसार कदीमा सिंध मौजूद है, जिसे हेरिटेज इमारतों की देखभाल करनी चाहिए। मगर वो देखभाल तो क्या, अभी रिसेंटली उन्होंने हैदराबाद में 18वीं सदी के जो मीरों के हरम थे और म्यूज़ियम था, उसको भी डिमोलिश कर दिया। उसके अलावा जहाँ तक चर्चेस के हालत इज़ार का ताल्लुक़ है, तो मैं आपको बताऊँ कि चर्चेस हेरिटेज में ज़रूर शामिल है, लेकिन इसमें जो है महकमे का कोई वो अमल दखल नहीं है इसको बेहतर बनाने में। ये चर्च काउंसिल ऑफ पाकिस्तान और चर्चेज में इबादत करने वाले लोग आज खुद अपनी मदद आपके तहत आज तक इसको बेहतर अंदाज में लेकर चल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये थे मुख्तार अहमद भाई जी, जिनसे हमने बात की कराची की हिस्ट्री के हवाले से और आया यहाँ पे चर्चों का आगाज़ कैसे हुआ। नाज़रीन, मैं तो ये कहूँगा कि कराची जिस तरह फसीलबंद शहर के अंदर मौजूद था और फसीलबंद शहर से जिस तरह वो बाहर निकला है और किस तरह वो पूरा कराची फैला है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कहलाता है, बल्कि मैं कहूँगा पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर नहीं, एशिया का जो है वो दूसरे या तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा शहर तस्लीम किया जाता है कराची। और अब कराची का रकबा और बढ़ता जा रहा है। इसी तरह कराची में अगर हम बात करें तारीखी इमारतों की, तो बेशुमार तारीखी इमारतें यहाँ मौजूद हैं, जिनकी हिस्ट्री दिखानी भी आपको बाकी है। तो नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े रहें और हमारे प्रोग्राम को देखते रहें। अगर आप कराची के हवाले से उसकी तारीखी अहमियत जानना चाहते हैं, उन तारीखी जगहों के वो राज जो आज तक इन इमारतों के सीने में दफन है, हमारी कोशिश ये होती है वही उजागर करें और आपके सामने लेकर आएँ। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम ख़त्म होता है। अपने होस्ट शहजाद हसन और मेरा कराची की टीम को दें इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।